यस। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो रिएक्शन था, मतलब उसमें जैसा लैंग्वेज लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज बेरिलियम और बोरॉन एलिमेंट बम्बार्डेड विद द अल्फा पार्टिकल्स, तो उसका ये रिएक्शन है वो हम नोट कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं। बेरिलियम होता है एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, और हमने इसे बम्बार्डमेंट किया है, यानी कि साइंटिस्ट ने बम्बार्डमेंट किया किसके साथ? अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल होता है 2He4, इसे अल्फ़ा पार्टिकल भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। तो इसके साथ जब बम्बार्डमेंट होता है तो एलिमेंट एक जनरेट होता है, कार्बन 6 और 12 प्लस 0 और 1, ये एक पार्टिकल। तो ये तो कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 कार्बन है, ठीक है। और ये जो नया एलिमेंट मतलब ये जो जनरेट होता है, रेडिएशन होता है, इसे कहते हैं न्यूट्रॉन। यानी एक जो रेडिएशन जनरेट होता है, रेज जनरेट होती हैं, दोज आर रेडिएशन मेड अप ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल, वो रेडिएशन न्यूट्रल पार्टिकल का होता है, ठीक है। तो वो न्यूट्रल पार्टिकल क्या है? ये है न्यूट्रॉन कहा गया है इस न्यूट्रल पार्टिकल को, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ओनली एंड ओनली क्या होता है? मास होता है, ठीक है। तो ये है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरह से फंडामेंटल सारी यूनिट, लेकिन न्यूट्रॉन का एटॉमिक मॉडल से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हम लिखेंगे एटॉमिक मॉडल्स। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स। मीन्स मॉडल्स या स्ट्रक्चर्स, जैसे जो भी मॉडल्स प्रोवाइड किए गए एटम से रिलेटेड, तो ये मॉडल्स तो बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिए गए थे, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद ही। क्यों? क्योंकि पहले न्यूट्रॉन के बारे में इतना कुछ नहीं था कि न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होगा, तो इसलिए मॉडल्स पहले हैं। मैंने वही कहा कि एटम डिस्कवर्ड हो चुका है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो चुका है, प्रोटॉन डिस्कवर्ड हो चुका है, उसके बाद एटॉमिक मॉडल भी बन गए हैं उसके, ठीक है। क्योंकि ये जो हम मॉडल पढ़ेंगे, जे थॉमसन मॉडल, वो उसी का 1898 के आसपास है, यानी कि 19th सेंचुरी के एंडिंग का है, ठीक है। और दूसरा बोर्स मॉडल हम स्टडी करेंगे, रदरफोर्ड स्टडी करेंगे, ये 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग का है, 1908, 1910, 1912, ठीक है, इस तरह से। तो ये स्टार्टिंग का है। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हो रही है? 1932 में, ठीक है। तो इसलिए और वैसे भी न्यूट्रॉन का एटॉमिक मॉडल से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एटॉमिक मॉडल या मॉडल केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है। इसलिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को तो कहीं कहीं तो लिखा भी नहीं होता है बुक्स में कि न्यूट्रॉन का डिस्कवर, बस नाम लिख देते हैं, तो उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। वो केवल मास में यूज़ होता है आगे, ठीक है, या आगे कुछ उसमें यूज़ होता है जब रेडियो एक्टिविटी स्टडी करते हैं तब उसमें यूज़ होता है। तो रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ा गया तो रेडियो एक्टिविटी मैडम क्यूरी वगैरह, ठीक है, तो रदरफोर्ड वगैरह ने इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था, और ये 1920 के आसपास की बात है। मतलब जब क्यूरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से रिलेटेड स्टडी जब आ गई इसमें साइंस में, उन्हें ज़्यादा स्टडी करने लगे, तो उस टाइम पर इस न्यूट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि हाँ, कोई एक पार्टिकल और भी अवेलेबल है जो फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। तब तक तो इसके बारे में कुछ था ही नहीं, अनटिल रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी हमारा अभी 11th का पार्ट नहीं है, रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ेंगे 12th में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, या न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी अभी इसका पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि रेडियो एक्टिविटी के टाइम जब डिस्कवरी की बात थी, तो रेडियो एक्टिविटी जब वर्ड आता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर इसलिए मैंने रदरफोर्ड का नाम लिखा है, क्योंकि रदरफोर्ड ने ही इसे ऑब्ज़र्व किया था। क्योंकि रदरफोर्ड, क्यूरी, ये और सॉडी, ये सब क्या कर रहे थे? ये रेडियो एक्टिविटी मटेरियल पर स्टडी कर रहे थे साथ साथ। तो इन्होंने, बैक्यूरेल साइंटिस्ट था, तो इन सब ने स्टडी किया, तो उन्हीं में से रदरफोर्ड ने कहा कि भाई एक पार्टिकल होना चाहिए उसमें, उसी ने फिर इसी को ध्यान में रख करके किसने? चैडविक ने डिस्कवर कर दिया, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद में सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल आते हैं वो दो मॉडल आते हैं। एक तो आता है जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और एक दूसरा आता है लेनार्ड एटॉमिक मॉडल।
अब ये दोनों मॉडल हमने एक साथ क्यों लिखे? दोनों ही यूज़फुल मॉडल नहीं है, यूज़लेस मॉडल है, लेकिन दोनों साइंटिस्टों ने, जे थॉमसन और लिनार्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और दूसरी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में काफ़ी हेल्प की। जैसे जे थॉमसन का नाम कई डिस्कवरी से रिलेटेड है, अभी पीछे भी पढ़ा हमने, न्यूट्रॉन की उसमें डिस्कवरी, उससे प्रोटॉन से भी रिलेटेड है, इसका इलेक्ट्रॉन से भी रिलेटेड है, डिस्चार्ज ट्यूब के जितने एक्सपेरिमेंट थे उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इन सब की वजह से थॉमसन और लिनार्ड ने भी आगे चलकर कुछ डिटेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स बताई। तो इन साइंटिस्ट का रिगार्ड के लिए ये मॉडल लिख लेते हैं, अदरवाइज बोथ मॉडल आर यूजलेस। मॉडल क्या था? जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा अब, ठीक है, लैंग्वेज काफ़ी हमने लिख लिया है। ठीक, ये एटम, ठीक है, और इस एटम में क्या प्रेजेंट है? ये सारा मैटर क्या है? पॉजिटिव स्फेयर है। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव स्फेयर या पॉजिटिव मास है सारा, और इसमें क्या प्रेजेंट है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इनटू इट, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा डार्क, पॉजिटिव मैटर, ठीक है, तो ये पॉजिटिव मैटर है एंड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है? एम्बेडेड इनटू इट। ठीक है, तो मैटर क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज, और इस मॉडल का नाम आपको पता है, इस मॉडल को क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, इसे और भी नाम लिख सकते हैं इसे, प्लम पुडिंग मॉडल के अलावा आप इसे केक, चेरी, चेरी एम्बेडेड इनटू केक, आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं। वाटरमेलन कह सकते हैं, जैसे उसमें क्या होता है? रेड पार्ट होता है, पॉजिटिवली पार्ट इज़ रेड पार्ट, एंड शीट्स जो होते हैं उसके ब्लैक कलर के, 2000 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे आप वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव स्फीयर, पॉजिटिव पार्ट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या आप कह सकते हैं एटम इज़ मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज and negatively charged electrons are embedded into it। ठीक है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, positive charge is uniformly distributed and electrons are embedded into it, ठीक है, ये है। अब लिनार्ड ने क्या कहा? लिनार्ड ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। लिनार्ड के अकॉर्डिंग ये सब रिवर्स है, क्योंकि जैसा जे थॉमसन ने थॉट किया, सोचा, उसी टाइम पर लिनार्ड ने भी इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि ये जो स्फेयर है ये क्या है? ये नेगेटिव स्फेयर है, नेगेटिव स्फेयर। ठीक है, और इसमें प्रोटॉन्स एम्बेडेड इनटू इट। ठीक है, लाइक दिस। तो ये मैटर, it is negative,
मीन्स एटम इज मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऑल द एटम इज एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, मतलब वही लैंग्वेज जस्ट अपोजिट, और ये क्या है, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, दीज आर प्रोटॉन्स। मीन्स दोनों मॉडल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे, ठीक है। लिनार्ड का तो कुछ बुक्स में लिखा भी नहीं होता है, केमिस्ट्री की बुक्स में लिखा नहीं होता है, केवल जे थॉमसन, मैंने कहा ना रिगार्ड के लिए, लेकिन फिजिक्स में ये भी लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिजिक्स की बुक्स में या अच्छी जो बुक्स होंगी उनमें लिनार्ड का भी एटॉमिक मॉडल लिखा होगा। तो दोनों मॉडल बिल्कुल उसी टाइप के हैं। ये भी आप प्लम पुडिंग मॉडल कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल कह सकते हैं आप इसे। और सॉरी, इसमें क्या है, सेम लैंग्वेज, बस अपोजिट होगा, नेगेटिव चार्ज is uniformly distributed and protons are embedded into it, ठीक है। तो दोनों मॉडल जस्ट एक दूसरे के अपोजिट थे, दोनों मॉडल प्रेजेंट थे, सबसे पहले यही मॉडल प्रोवाइड किए गए, बट बोथ आर यूजलेस मॉडल, बट बोथ आर यूजलेस मॉडल, could not explain, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी इन मॉडल्स में, ठीक है, जो क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते, स्कैटरिंग, could not explain the scattering experiment, ठीक है, स्कैटरिंग मेन तो यही है, वैसे और भी प्रॉब्लम्स थी। एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने उसी टाइम पर जब ये मॉडल प्रोवाइड किए गए तो रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसका नाम था, फेमस एक्सपेरिमेंट था स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स या स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसका नाम। तो रदरफोर्ड उस मॉडल को से कर रहा था। तो रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे, उसने जो रिजल्ट कैलकुलेट किए थे या ऑब्जर्व किया था, वो ऑब्जर्वेशन इन मॉडल से मैच नहीं करता, ठीक है, इनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो जैसे ये पूरा नेगेटिवली पार्ट है, ठीक है, इससे मैच नहीं करता है, ये पॉजिटिवली स्फेयर है, इससे भी मैच नहीं करता। तो वो इन दोनों में से किसी मॉडल से एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मैच नहीं करता है, ठीक है। अगर वो एक्सपेरिमेंट कर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही परफेक्ट होता है केमिस्ट्री में, एक्सपेरिमेंट इज़ रियल, थ्योरी तो उसके बाद लिखी जाती है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्व होता है उसी को हम थ्योरी में लिखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने थ्योरेटिकल मॉडल दिया जो एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं करता, तो इसलिए दोनों मॉडल नेगलेक्ट कर दिए गए, इसलिए हमने लिखा यूजलेस मॉडल है। अब इसके बाद कौन सा मॉडल आता है जो अभी लिखा है, नाम ही लिखा है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी रदरफोर्ड मॉडल आता है। और रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी हो जाती है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हैं आप इसे, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल भी कह सकते हैं आप इसे। तो हम लिख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में आप इसे दूसरा क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, आप इसे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अल्फा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग होता है, तो इसे आप अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं आप इसे, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होता है, एलिमेंट किसकी डिस्कवरी होती है, न्यूक्लियस। एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है कि एटम हैज़ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे डिस्कवरी ऑफ या रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, फेमस मॉडल है। और इससे काफ़ी कुछ चेंज हुआ, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में
ये समझो कि ये बेस है, ठीक। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरे बोर, समरफील्ड या दूसरे साइंटिस्टों को इसमें डायरेक्शन मिला कि हाँ हमें इसी पाथ पर ऑब्ज़र्व करना है, इसी एंगल से ऑब्ज़र्व करना है, और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेटर मॉडल हमारे सामने आ गए, ठीक है। तो और इसमें रदरफोर्ड में इसके दो जो एक्सपेरिमेंटर्स थे, ठीक है, गैगर एंड मार्सडेन बम्बार्डमेंट, मतलब मेनली एच गैगर मार्सडेन ने ये पब्लिश किया था इसके बारे में, ठीक है। तो वो हम लैंग्वेज लिख लेते हैं, ठीक, क्लियर। तो उस लैंग्वेज को लिख लेते हैं कि क्या है वो लैंग्वेज। एच गैगर एंड, ये साइंटिस्ट हैं उसके, आप समझिए कि जूनियर साइंटिस्ट ऑफ द रदरफोर्ड, एंड ई मार्सडन, ठीक है, मार्सडन। ये दोनों मतलब ये समझिए कि रदरफोर्ड के अंडर में ये कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो इन्होंने ही पब्लिश किया था। पब्लिश द रिज़ल्ट, published the result of a series of experiments that they had carried out at the University of Manchester, under the guidance of, या under the direction of रदरफोर्ड। यानी ये आप समझिए स्कॉलर्स थे, ठीक है, रदरफोर्ड के अंडर में पीएचडी कर रहे थे, ठीक है, या उसके जूनियर थे, जूनियर साइंटिस्ट, और ये रदरफोर्ड के साथ वर्क कर रहे थे। इन्होंने ही सारा का सारा पब्लिश किया, ठीक है, गीगर एंड मार्सडेन, ठीक। और इनके नाम भी, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट, गीगर एक्सपेरिमेंट भी होता है, आगे हम पढ़ेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हमें, ये स्कैटरिंग वगैरह से रिलेटेड होता है, टू शो द पार्टिकल और वेव नेचर को शो करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट में भी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो मेन तो रोल रदरफोर्ड का ही था, लेकिन ये भी वर्क कर रहे थे उसके साथ, तो इसलिए इनका नाम भी इस मॉडल में लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या किया रदरफोर्ड ने, वो आपको एक्सपेरिमेंट में पूरा ज़्यादा डिटेल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा कि क्या क्या है। मैं इसे डायग्राम से बता देता हूँ, ठीक है। अगर अदरवाइज़ हम इस तरह से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आप इसे एनसीईआरटी से रीड कर लेना, उसमें क्या क्या एपरेटस किस तरह का अरेंजमेंट था। मैं सिंपल अरेंजमेंट यहाँ पर शो कर रहा हूँ इसका, ठीक है। ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या मटेरियल, सब्सटेंस, या आप इसे कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स है। इससे क्या रिलीज़ होगा, इससे रिलीज़ होगा अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स को लेड प्लेट से पास किया जाता है, ठीक है, स्लिट लगी हो सकती है, स्लिट कह सकते हैं या लेड प्लेट कह सकते हैं, ठीक, इससे पास करते हैं। ठीक है, ये है लेड पीबी लेड प्लेट,
लेड, पी भी होता है लेड प्लेट, या स्लिट लिखा हो सकता है, लेड स्लिट्स, ठीक है, स्लिट्स भी हो सकते हैं इसके, या लेड पूरी प्लेट भी हो सकती है। ये केवल अल्फ़ा पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है, ठीक है। इसके बाहर यहाँ पर क्या होंगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स, ओनली अल्फ़ा पार्टिकल्स, यानी इस लेड के राइट साइड में केवल अल्फ़ा पार्टिकल हो गए, लेफ्ट में कोई भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इट अलाउज लेड प्लेट अलाउज ओनली द अल्फ़ा पार्टिकल, ये केवल अल्फ़ा पार्टिकल ही इसे पेनिट्रेट कर सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल को पास करने के लिए है, बाकी सबको ये बीटा या कुछ दो दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं रेडियो एक्टिव में उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा, केवल अल्फ़ा पार्टिकल को अलाउ करेगा। अब इस अल्फ़ा पार्टिकल को कहाँ ले जाया जाता है, इसे बम्बार्डमेंट कराते हैं, किस पर बम्बार्डमेंट कराते हैं, इसमें गोल्ड थिन गोल्ड फॉइल होती है, ठीक है, ये इस पर बम्बार्डमेंट कराया थिन गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। और ये मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ये गोल्ड फॉइल है, थिन, बहुत बारीक होती है, ठीक है, अप्रोक्स 100 nm नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर की थिन गोल्ड फॉइल होता है, ठीक है। और ये किससे सराउंड कर दिया है, इसे सराउंड कर दिया है बाय द इट इज़ सराउंडेड बाय द जिंक सल्फाइड प्लेट, ठीक है। ये है हमारे पास क्या, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, इट इज़ फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, थिन गोल्ड फॉइल से टकरा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स शो होते हैं, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स अपने आप को यहाँ शो करते हैं, ठीक है। ये लोकेशंस हैं इस तरह से कोलिजन के बाद, और इस तरह की लोकेशन, ठीक है। ठीक, ठीक, इस तरह से। तो ये सब क्या है, अपने आप अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो जाकर किसे करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को हिट करते हैं, ठीक। और अल्फ़ा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट में क्या होता है, जिंक सल्फाइड की प्लेट होती है, जिंक सल्फाइड ZnS, इसकी एक क्वालिटी होती है कि इसमें अराउंड द फॉल को जब से ये डिटेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स, और अल्फ़ा पार्टिकल जब इस स्क्रीन से टकरा तो टिनी फ्लैश और लाइट वाज प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट, तो जिस पॉइंट पर ये अल्फ़ा पार्टिकल कोलॉइड कर रहा है उस पॉइंट पर क्या होता है, टिनी फ्लैश या लाइट ऑब्जर्व होती है, ठीक है, फ्लैश करता है अपने आप को वो, ठीक। जैसे इसीलिए जिंक फोटोग्राफिक प्लेट रखी है, तो जहाँ भी अल्फ़ा पार्टिकल जाकर फोटोग्राफिक प्लेट को हिट करेगा उसी जगह पर एक फ्लैश जनरेट हो जाएगा, टिनी लाइट या फ्लैश, टिनी फ्लैश, बहुत छोटा सा फ्लैश जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ये होता है, क्लियर। और ये इसे उसके अकॉर्डिंग भी बी मतलब डिफ्लेक्शन या एटम उसके अकॉर्डिंग भी शो कर देते हैं, इसके पॉइंट्स अभी हम लिखेंगे, ठीक। डायग्राम एक और बना देते हैं इसमें, किससे रिलेटेड है, ये न्यूक्लियस एटम को शो करने के लिए
ठीक। और इसमें ये, और यहाँ लाइन कैसे शो करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स की लाइन, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से शो करते हैं, मतलब ये स्ट्रेट और फिर ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये स्ट्रेट, ठीक है, और ये स्ट्रेट और वापस बैक, ठीक, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये इधर मूव, इसका ये डायरेक्शन, ये इधर मूव करेगा इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से और भी पार्टिकल्स होंगे जो स्ट्रेट मूव कर जाएंगे, स्ट्रेट, ठीक। तो इसमें ऑब्जर्वेशन वो सब रिज़ल्ट लिख आएगा कि और कैसे क्या डिफ्लेक्टेड होता है, कैसे क्या होता है अल्फ़ा रेज़ का, ठीक है। तो ये तो हमने एक उसका डायग्राम बना कर दिखाया कि क्या है, कैसे उसमें मूवमेंट होता है, क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसका हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल एक्सपेरिमेंट का नहीं लिख रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें सारी कुछ चीज़ें अल्फ़ा पार्टिकल्स जाकर क्या करता है, थिन गोल्ड फॉयल को हिट करता है, उसमें से क्या होता है वो ऑब्जर्वेशन में पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और थिकनेस में अब हमने लिख दिया है कि अप्रोक्स 100 नैनोमीटर का थिकनेस होता है, ठीक है। और उसमें जिंक सल्फाइड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जिंक सल्फाइड में क्या होता है, रदरफोर्ड स्पेशली, और अल्फ़ा पार्टिकल्स ही क्यों लेते हैं वो हम लिख लेते हैं। तो जिंक सल्फाइड हैज़ द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इनटू विजिबल लाइट, ठीक है। तो वो हम लाइन लिख लेते हैं कि वो क्यों यूज़ किया हमने जिंक सल्फाइड, तो हम वो लिख लेते हैं, ZnS हैज़ ए रिमार्केबल, हैज़ द remarkable property of converting the kinetic energy of alpha particle into visible light, जिसे हम क्या कर रहे थे, टिनी फ्लैश की बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे हम कह रहे थे ना टिनी फ्लैश बनेगा, तो ये वो टिनी फ्लैश, तो इसमें क्वालिटी होती है, जिंक सल्फाइड क्या करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देता है, वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। वो जो भी पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्लैश लाइट की फॉर्म में क्या होगी, बाहर रिलीज़ हो जाएगी, तो हमें दिखाई देगी, ऑब्जर्व होगा, ठीक है, टिनी फ्लैश की तरह से दिखाई देगा, ZnS, इसलिए ZnS लेते हैं। अब हमने अल्फ़ा पार्टिकल ही क्यों लिया, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल ही क्यों यूज़ कर रहा है, बिकॉज या रदरफोर्ड specifically used alpha particles। उसने अल्फ़ा पार्टिकल ही क्यों यूज़ किया, बम्बारमेंट तो हम बीटा का या किसी और का भी बम्बारमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं लिख रहा हूँ रदरफोर्ड का, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आप पहले भी 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं, आपने रीड किया हुआ है, क्या रीड किया हुआ है कि थिन गोल्ड फॉयल होता है, उस पर अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बारमेंट करते हैं और उससे ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो वही हम यहाँ रीज़न लिख रहे हैं उसका, या डायग्राम बना लिया हमने, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, वो सब चीज़ें लिखेंगे, बस थ्योरी थोड़ा कम लिख रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स बिकॉज दे आर alpha particles because they are relatively
हैवी, दे आर रिलेटिवली हैवी, थोड़े से हैवी होते हैं पार्टिकल्स, रिजल्टिंग लेस डेविएशन या रिजल्टिंग इन हाई मोमेंटम, ठीक है। तो इनका मोमेंटम हाई होता है, तो हमें हाई मोमेंटम मतलब रदरफोर्ड को हाई मोमेंटम की रिक्वायरमेंट थी जिससे कि वो जाकर के इसे क्या कर सके, हिट कर सके, इसीलिए उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को, वैसे पहले एक्सपेरिमेंट दूसरे लिखा ना सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, तो हो सकता है किसी और पार्टिकल से भी ऑब्जर्व किया हो हिट करके, ठीक है। और गोल्ड, थिन गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ करते हैं, अगर हम स्मॉलर पार्टिकल्स पर अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बारमेंट करेंगे तो उसके न्यूक्लियस के साथ वो मर्ज हो जाएगा, जैसे अभी पीछे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में लिखा हुआ था, बेरिलियम को अगर अल्फ़ा पार्टिकल से हिट करते हैं तो वो कार्बन बन जाता है, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल का पता ही नहीं चलेगा, वो तो गायब हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा उसमें न्यूक्लियस में, और एक नए नए पार्टिकल जनरेट हो जाएंगे। तो इसीलिए गोल्ड क्या है, हैवियर एटॉमिक नंबर का पार्टिकल्स है, ठीक है। ये अल्फ़ा पार्टिकल के साथ क्या नहीं करता, कोलिजन नहीं करता है, ये नए पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए गोल्ड को यूज़ किया। तो गोल्ड के प्लेस पर कोई और हैवियर पार्टिकल भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन गोल्ड को लेने के दो बेनिफिट है, एक तो इसकी थिन फॉइल बन सकती है, गोल्ड की थिन फॉइल मतलब शीट बना सकते हैं इसे, कि गोल्ड में ऑर्नामेंट ज्वेलरी वगैरह बनती है तो बहुत थिन शीट बन जाती है गोल्ड की, एक तो इसलिए गोल्ड यूज़ किया जिससे पेनिट्रेशन हो सके अल्फ़ा पार्टिकल का, और दूसरा इसलिए क्योंकि गोल्ड का एटॉमिक नंबर हायर है और वो इजीली बेरिलियम की जैसी रिएक्शन नहीं करेगा कि नया एलिमेंट जनरेट कर देगा, तो वो अल्फ़ा पार्टिकल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा अपने अंदर, ठीक है। या तो वो पास कर देगा या रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ भी करेगा लेकिन अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक। जबकि बेरिलियम, बोरोन वगैरह ये तो सब क्या करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसा अभी हमने पीछे एक्सपेरिमेंट में लिखा भी था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो, उसका न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड था, ठीक। चलिए, तो अब हम इसका क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या ऑब्जर्व होता है। आपने पढ़ा ही होगा, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक। चलिए पहला पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट through the gold foil, through the gold foil without any without any deflection, without any or very less, or very less deflection in their path, ठीक है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो बहुत कम डिफ्लेक्शन होता है, मैक्सिमम मेजॉरिटी वाले सीधे चले जाते हैं, और अगर होता भी है डिफ्लेक्शन तो वो क्या है, वेरी लेस है, नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होगा, 0.001 डिग्री, ठीक है, 0.5 डिग्री, 1 डिग्री का भी नहीं होगा या उससे भी कम होगा, ऐसा वो भी कुछ ही पार्टिकल्स में, अदरवाइज मैक्सिमम तो यही लिखा जाता है, पास्ड स्ट्रेट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, ठीक, सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड from their path less than 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, मतलब कि वो डिफ्लेक्शन तो ज़रूर होगा लेकिन डिफ्लेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा।